हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू बैक टू माय चैनल लीगम सेशंस। सो आज के वीडियो में हम एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके मुस्लिम लॉ के अंडर। वो ये है कि क्या मुस्लिम लॉ के अंडर एक माइनर की मैरिज हो सकती है या नहीं हो सकती। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एज ऑफ मेजॉरिटी से क्या मतलब होता है। सबसे पहले हमारे पास आता है हमारा इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। अब ये जो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है ये एक सेकुलर लॉ है। कहने का मतलब कि अप्लाई करता है टू ऑल दी सिटीजन्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। चाहे आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, पारसी हैं या किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, आपके ऊपर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट की प्रोविजंस जो है वो डेफिनेटली अप्लाई करेंगी। अब जो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है उसके हिसाब से एज ऑफ मेजॉरिटी इज़ 18 ईयर्स। मतलब जब कोई भी मेल या फिर फीमेल है वो 18 ईयर्स की एज को अटेन करते हैं तब हम कहते हैं कि दे हैव अटेन्ड मेजॉरिटी। अब वो मेजर जो है वो बन चुके हैं। अब ये तो हमारे पास बात थी अबाउट द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। कन्फ्यूजन कहाँ अराइज होता है कि जब हम किसी पर्सनल लॉ की स्टडी करते हैं। मोस्टली ऐसे होता है कि जो आपके पर्सनल लॉज हैं, चाहे वो हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है या कोई भी लॉ है, उसमें एक स्पेसिफाइड एज ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी जो है वो दी गई होती है। अब वो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो पर्सनल लॉज होते हैं आपके वो आपके बहुत सारे एंशियंट सोर्सेज के ऊपर बेस्ड होते हैं, राइट। क्या आपके कस्टम्स फॉलो हो रहे हैं या जो भी उसके डिफरेंट सोर्सेज हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट हो सकता है कि उनमें एक अलग जो है एज ऑफ मेजॉरिटी दी गई हो। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम किसी पर्सनल लॉ की स्टडी करते हैं जो उसमें एज ऑफ मेजॉरिटी दी गई है, हमने उसके हिसाब से ही उस लॉ को स्टडी करना है। रीज़न बीइंग बिकॉज पर्सनल लॉ जो है एक स्पेशल लॉ है और लॉ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि स्पेशल लॉ के प्रोविजंस को जो है हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है ओवर योर जनरल लॉ। जनरल लॉ यहाँ पे कौन सा है? इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, राइट। जो हमारे केस में इस टॉपिक को हम स्टडी करेंगे मुस्लिम लॉ के अंडर। तो हम मुस्लिम लॉ के हिसाब से समझेंगे कि उसके हिसाब से क्या है आपकी एज ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी एंड नॉट एज पर द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। नाउ वी हैव टू सी कि मुस्लिम लॉ के हिसाब से एज ऑफ मेजॉरिटी जो है वो क्या है। बहुत ही सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट है दैट एज ऑफ मेजॉरिटी इज़ इक्वल टू योर एज ऑफ अटेनिंग प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी बेसिकली क्या होता है? अब प्यूबर्टी एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है विच बेसिकली मीन्स कि जब एक मेल और एक फीमेल की जो बॉडीज़ हैं वो बायोलॉजिकली रेडी होती हैं और वो प्रिपेयर्ड होती हैं फॉर एंटरिंग इनटू अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज द एज ऑफ प्यूबर्टी। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ ये कहता है कि जब एक मेल या फिर एक फीमेल अटेन करते हैं अपनी एज ऑफ प्यूबर्टी तब कहा जाता है कि वो मेजर हो चुके हैं, उन्होंने अपनी मेजॉरिटी जो है वो अटेन कर ली है। अब अगर हम लार्जली इसको देखते हैं तो एज ऑफ अटेनिंग प्यूबर्टी जो है वो वेरी करती है, राइट। अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से फ्रॉम द एज ऑफ 9 ईयर्स टिल 13 ईयर्स या फिर 10 साल से लेके 14 साल की उम्र तक जो है वो प्यूबर्टी जो है वो अटेन कर ली जाती है। डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स ऑल्सो, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट एज पर मुस्लिम लॉ एज ऑफ मेजॉरिटी इज़ इक्वल टू व्हेन द पर्सन अटेन्स प्यूबर्टी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो हो सकता है कि डिफरेंट एज पे प्यूबर्टी अटेन करे। तो इस चीज़ को, इस कन्फ्यूजन को जो है ईजी करने के लिए मुस्लिम लॉ ये कहता है दैट द एज ऑफ अटेनिंग प्यूबर्टी इन ईच एंड एवरी पर्सन इज़ 15 ईयर्स। इसका मतलब है कि मुस्लिम लॉ के हिसाब से जब एक चाइल्ड यानी कि मेल या फिर फीमेल जब वो अटेन करते हैं 15 ईयर्स ऑफ एज तब वो हो जाते हैं मेजर। ये एक जनरल रूल है। हाउएवर जो आपका सुन्नी लॉ और जो आपका शिया लॉ है उसमें हल्का सा स्लाइट डिफरेंस जो है वो आता है। अगर हम सुन्नी लॉ की बात करें तो उसमें चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, दोनों केसेस में जो है 15 ईयर्स आपकी एज ऑफ मेजॉरिटी मानी गई है। अगर हम शिया लॉ की बात करते हैं तो फीमेल के रिगार्डिंग वो ये कहते हैं कि एक जो फीमेल है वो मेजर कब होती है? व्हेन शी स्टार्ट्स अंडरगोइंग मेंस्ट्रुएशन, राइट। जब उसका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, चाहे वो किसी भी एज पे हो, हम ये मान के चले हैं कि फीमेल हैज़
हैज़ अटेन्ड मेजॉरिटी, और मेल के लिए जो सेम लॉ ही अप्लाई करता है। बट ओवरऑल अगर हम पूरे मुस्लिम लॉ की बात करते हैं तो वी विल ऑलवेज टेक इन टू कंसिडरेशन दैट द एज ऑफ अटेनिंग प्यूबर्टी इज़ 15 ईयर्स ओनली, बिकॉज आर मेन फोकस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रिंसिपल्स हैं आपके मुस्लिम लॉ के। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट द एज ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ इज़ 15 ईयर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या एक माइनर है, यानी कोई ऐसा मेल या फिर फीमेल जो 15 इयर्स के एज से कम है, वो एक मैरिज में एंटर कर सकते हैं अंडर मुस्लिम लॉ और नॉट। अब इसका बहुत सिंपल आंसर है कि मुस्लिम लॉ ये कहता है दैट येस, एक माइनर जो है वो डेफिनेटली एक वैलिड मैरिज में एंटर कर सकते हैं। कैसे? बाय देयर गार्डियंस। जो गार्डियंस होते हैं माइनर के, वो एक वैलिड मैरिज में जो है एंटर कर सकते हैं। दे कैन गिव द माइनर इन मैरिज, राइट। और इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है जबर अंडर योर मुस्लिम लॉ। अब ऐसी प्रोविज़न मुस्लिम लॉ में इसलिए प्रोवाइडेड है बिकॉज देखिए, जनरल व्यू ये है दैट मुस्लिम मैरिज इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेटली मुस्लिम मैरिज में कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो सेक्रामेंट के भी इन्वॉल्व हैं, बट अगर हम लार्जर व्यू देखते हैं स्कॉलर्स का या फिर आपके मुस्लिम लॉ के प्रोविजंस का, तो ये अल्टीमेट कंक्लूजन निकलता है दैट मुस्लिम मैरिज इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, राइट। और जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस को देखते हैं तो हमें मालूम है कि एक माइनर जो है वो खुद एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, लेकिन माइनर के बिहाफ पे एक गार्डियन जो है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, प्रोवाइडेड वो कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिट ऑफ द माइनर के लिए है। दैट इज़ वाई अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को मुस्लिम लॉ में अप्लाई करें तो हमने अलाउ किया है कि एक माइनर के जो गार्डियंस होते हैं वो माइनर को एक वैलिड मैरिज में जो है वो दे सकते हैं, उनके बिहाफ पे एक वैलिड मुस्लिम मैरिज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की जा सकती है बाय द गार्डियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमने ये तो कह दिया कि माइनर को जो है एक वैलिड मैरिज में दिया जा सकता है। अब क्वेश्चन है कि कैन माइनर ऑफ एनी एज बी गिवन अंडर मैरिज। माइनर का मतलब है कि 15 साल से कम की आपकी उम्र है। कहने का मतलब है कि किसी भी एज का माइनर हो, 7 ईयर्स, 14 ईयर्स, 12 ईयर्स, 13 ईयर्स, 10 ईयर्स, क्या किसी भी एज के माइनर को जो है एक वैलिड मैरिज में दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। अब इसके आंसर के लिए जो मुस्लिम लॉ है वो एज के बेसिस पे जो है आपकी डिवीजन करती है 3 कैटेगरीज में ऑफ योर माइनर्स। लेट अस हैव अ लुक। जो आपकी पहली कैटेगरी है विच इज़ ऑफ सागीर, उस केस में जो है जबर का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करता। मतलब 7 साल के उम्र के जो माइनर हैं उनको एक गार्डियन जो है वो चाइल्ड ऑफ उस एज को जो है मैरिज में नहीं दिया जा सकता। अगर कोई मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की भी जाती है तो उस केस में स्टेटस ऑफ मैरिज जो होगा वो आपकी एक वॉइड मैरिज जो है वो मानी जाएगी। सबसे पहले आपके आती है सागीर। सागीर का मतलब है वो माइनर चिल्ड्रन जो बिलो द एज ऑफ 7 ईयर्स आपके होते हैं। दैट बेसिकली मीन 0 to 7 ईयर्स ऑफ एज। दूसरी कैटेगरी आती है सारीरी, जो आपके आती है 7 ईयर्स to 14 ईयर्स की एज। और थर्ड कैटेगरी आती है आपकी बुलुग विच इज़ 15 ईयर्स और अबव द एज ऑफ 15 ईयर्स। अब इन तीनों कैटेगरीज़ के हिसाब से हम ये देखेंगे कि क्या एक गार्डियन जो है वो हर एक कैटेगरी के माइनर को जो है वैलिड मैरिज में दे सकता है या फिर नहीं दे सकता है। जो सेकंड कैटेगरी है जो कि आपकी सारीरी है 7 to 14 ईयर्स, इस केस में जो आपका जबर का कॉन्सेप्ट है वो डेफिनेटली अप्लाई करता है। मतलब कि यहाँ पे जो आपके गार्डियंस हैं वो एक वैलिड मैरिज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ सच अ माइनर, राइट। और इस मैरिज का स्टेटस क्या होगा, वो कम्प्लीटली वैलिड मैरिज जो है वो मानी जाएगी। जो आपकी थर्ड कैटेगरी ऑफ बुलुग, दैट इज़ 15 साल या 15 साल के ऊपर का चाइल्ड। अब हमने देखा है कि एज ऑफ मेजॉरिटी जो है वो 15 ईयर्स है। कहने का मतलब जो 15 या फिर 15 ईयर्स अबव का पर्सन है मुस्लिम लॉ के हिसाब से, अब आप एक कंसेंटिंग एज में पहुंच चुके हैं। कंसेंटिंग एज में पहुंच चुके हैं तो नाउ यू योरसेल्फ आर केपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट। आप खुद एक वैलिड कंसेंट दे के जो है एक वैलिड मैरिज में एंटर कर सकते हैं। तो जब आप 15 या फिर 15 साल के ऊपर की उम्र के
के हो जाते हैं तो उस केस में भी जो जबर है, जो गार्डियन का कॉन्सेप्ट है फॉर द पर्पसेस ऑफ मैरिज, उसकी रिक्वायरमेंट अब नहीं रहती है, बिकॉज नाउ आप खुद जो है अपनी खुद की मर्ज़ी से एक वैलिड कंसेंट देके एक वैलिड मैरिज में एंटर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो गार्डियन है वो आपको मैरिज में देते हैं शारीरी की एज में, दैट इज़ 7 to 14 ईयर्स की जब आपकी एज होती है। नेक्स्ट हम बेसिकली देखते हैं कि जो आपका मुस्लिम लॉ है उसमें एक लिस्ट ऑफ गार्डियंस जो है वो आपको गिवन है। कहने का मतलब है कि जो लिस्ट ऑफ गार्डियंस में नेम स्पेसिफाइड हैं, जो लोग इसमें इंक्लूड की गए हैं, सिर्फ उनके पास ही अथॉरिटी होती है टू गिव अ माइनर इन मैरिज। इनके अलावा कोई और पर्सन जो है एक माइनर की जो है मैरिज नहीं कर सकता है। अब ये जो लिस्ट है वो डिफरेंट है सुन्नी लॉ के लिए और शिया लॉ के लिए। पहले हम देखते हैं सुन्नी लॉ में कौन से रिलेटिव्स जो हैं वो आते हैं। नंबर 1 इज़ योर फादर, सेकंड नंबर पे आते हैं ग्रैंडफादर या फिर ग्रेट ग्रैंडफादर और हाई सो एवर, विच बेसिकली मीन्स अगर ग्रेट ग्रैंडफादर से भी आपके ग्रेट ग्रैंडफादर हैं तो ऐसे कैटेगरी आगे आती रहेगी। थर्ड नंबर पे आते हैं मेल रिलेटिव्स फ्रॉम द पैटर्नल साइड। फिफ्थ पे आते हैं आपकी मदर। सिक्स नंबर पे आते हैं रिलेटिव्स फ्रॉम योर मैटरनल साइड, विच बेसिकली मीन्स आपकी मदर के साइड के। और सिक्स नंबर पे आती है आपकी स्टेट, राइट। सो ये जो आपकी लिस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लिस्ट है इसको आपने इसी सीक्वेंस में, इसी ऑर्डर में फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, विच बेसिकली मीन्स कि सबसे पहले जो अथॉरिटी है वो एक फादर के पास है अपने माइनर चाइल्ड को जो है शादी में देने का। अगर फादर और ग्रैंडफादर दोनों अवेलेबल हैं तो सबसे पहली अथॉरिटी जो है वो फादर के पास है। अगर फादर की एब्सेंस है सिर्फ उसी केस में ग्रैंडफादर जो है वो माइनर को शादी में दे सकते हैं, राइट। अगर फादर भी प्रेजेंट नहीं है, ग्रैंडफादर भी नहीं है, तो उस केस में जो है आपके बाकी मेल रिलेटिव्स जो हैं आपके फादर की साइड के इन्वॉल्व होंगे। अगर ये तीनों कैटेगरी में से कोई अवेलेबल नहीं है फिर आपकी मदर दे सकती है, ठीक है। सो इस लिस्ट की जो ऑर्डर है इसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम शिया लॉ की बात करते हैं तो उस केस में जो आपकी लिस्ट ऑफ गार्डियंस हैं उसमें दो ही पर्सन्स आते हैं। पहले नंबर पे आते हैं आपके फादर और दूसरे पे आते हैं ग्रैंडफादर या फिर ग्रेट ग्रैंडफादर हाई सो एवर। अब इस केस में भी जो है आपका ये जो ऑर्डर ऑफ लिस्ट है इसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके फादर और ग्रैंडफादर दोनों ही जिंदा हैं, अलाइव हैं, तो उस केस में सबसे पहली अथॉरिटी जो है वो फादर के पास ही रहती है, राइट। सो फादर की प्रेजेंस में जो ग्रैंडफादर हैं या फिर जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं वो जो है एक माइनर को जो है एक वैलिड मैरिज में जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। चाहे वो सुन्नी लॉ है, शिया लॉ है, लिस्ट के ऑर्डर को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। जिस गार्डियन की अथॉरिटी बनती है वही गार्डियन उस अथॉरिटी को फॉलो कर सकते हैं। ऑल राइट, सो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो आपकी लिस्ट ऑफ गार्डियंस हैं, जो लिस्ट ऑफ जबर है, इसको ऑर्डर को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर उसका क्या कॉन्सिक्वेंस निकलेगा। देखिए, ध्यान से याद रखना कि अगर ये जो आपकी लिस्ट ऑफ गार्डियंस जो गिवन है इसके ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाता है तो उस केस में जो शादी की जाएगी दैट विल बी अ वॉइड मैरिज। कहने का मतलब है कि वो मैरिज मानी ही नहीं जाएगी, उसका स्टेटस जो है वो वॉइड रहेगा, एज इफ़ नो मैरिज हैज़ टेकन प्लेस, राइट। एक वॉइड मैरिज जो है उसको माना जाएगा, राइट। सो इस लिस्ट को फॉलो करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स अगर फादर और ग्रैंडफादर दोनों प्रेजेंट हैं और ग्रैंडफादर जो है वो एक माइनर को जो है शादी में दे देते हैं तो व्हाट विल बी द स्टेटस, इसको काफ़ी मेजर डिफेक्ट माना गया है। तो इस केस में जो स्टेटस ऑफ मैरिज है दैट विल बी वॉइड, राइट। और अगर हम मुस्लिम लॉ की बात करें तो इस पर्टिकुलर चीज़ को एक नाम दिया गया है विच इज़ नोन एज अक्द फिजूली, राइट। सो अक्द फिजूली का कॉन्सेप्ट है। अब ये जो आपका अक्द फिजूली का कॉन्सेप्ट है इसमें एक एक्सेप्शन जो है वो आता है, अब हम वो डिस्कस करते हैं।
जो एक्सेप्शन है वो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जिस पर्सन की अथॉरिटी बनती है, जिस गार्डियन की अथॉरिटी बनती है एक माइनर को एक वैलिड मैरिज में कॉन्ट्रैक्ट करने की, अगर वो पर्सन जो है वो किसी भी तरीके से जो है अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो पर्सन जो है वो अनसाउंड माइंड का है, या फिर वो कोमा में है, वो ड्रंकर्ड है, या फिर कोई और सिचुएशन है, वो अपनी खुद की मर्ज़ी से अपनी अथॉरिटी जो है वो किसी और गार्डियन को जो है डेलीगेट कर देता है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर कोई और गार्डियन जो है जिसके पास एक्चुअल अथॉरिटी नहीं बनती है, लेकिन अगर वो एक माइनर की मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो अक्द फिजूली नहीं होगी, वो एक कम्प्लीटली वैलिड मैरिज मानी जाएगी, राइट। सो ये एक एक्सेप्शन है जिस केस में इवन आपने अथॉरिटी फॉलो नहीं करी बट फिर भी जो है आपकी मैरिज जो है वो कम्प्लीटली वैलिड रहेगी। आप खुद भी डेलीगेट कर सकते हैं, एग्जाम्पल फादर भी अवेलेबल है, ग्रैंडफादर भी अवेलेबल है, मदर भी अवेलेबल है। तो फादर की अथॉरिटी बनती है, वो अपनी अथॉरिटी जो है वो ग्रैंडफादर को डेलीगेट कर सकते हैं कि आप जो है माइनर की मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो उस केस में जो है वो कम्प्लीटली वैलिड मैरिज होगी, इवन दो जो लिस्ट है उसको फॉलो नहीं किया गया। नेक्स्ट जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये है कि जब एक गार्डियन ने किसी माइनर को जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके द गार्डियन हैज़ गिवन द माइनर इन मैरिज, डेफिनेटली उस मैरिज का स्टेटस जो है वो वैलिड है। बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो ऐसी मैरिज है क्या वो बाइंडिंग है अपॉन सच माइनर। कहने का मतलब है कि जब वो जो आपका माइनर हस्बैंड या फिर जो माइनर वाइफ है, जब वो अपनी मेजॉरिटी अटेन करेंगे, जब वो 15 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट करेंगे, तो फिर क्या ये जो मैरिज है वो उनके ऊपर बाइंडिंग ही रहेगी, या फिर उनके पास एक ऑप्शन होता है टू रेप्यूडिएट दिस मैरिज, इस मैरिज को ख़त्म करने का, इसको एंड करने का, इसमें ना रहने का ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है। सो जब भी ऐसी सिचुएशन में जब एक माइनर जो है वो अपनी मेजॉरिटी अटेन करता है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम मुस्लिम लॉ के अंडर कहते हैं ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, या फिर इसको कहा जाता है खियार उल बुलुग। अब इस ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का मतलब क्या है? इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम ओनली। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी कहने का मतलब है कि जैसे ही प्यूबर्टी अटेन की जाएगी बाय अ माइनर हु हैज़ बिन गिवन इन मैरिज, उनके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो जो है रेप्यूडिएट कर सकते हैं अपने उस मैरिज को, यानी उस मैरिज को ख़त्म कर सकते हैं, या फिर वो उस मैरिज में कंटिन्यू रह सकते हैं। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सो दिस इज़ नोन एज ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। अब मेजर होने पे ये ऑप्शन अवेलेबल क्यों दिया गया है? बिकॉज देखिए, जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ते हैं उसमें भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एसेंशियल रिक्वायरमेंट है ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दैट पार्टीज मस्ट हैव अ फ्री कंसेंट, कि जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की दे मस्ट एंटर विद अ फ्री कंसेंट। उनका कंसेंट जो है वो खुद का होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। जो मुस्लिम मैरिज है वो भी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। दैट इज़ वाई जैसे ही पार्टीज़ जो हैं वो मेजॉरिटी अटेन करती हैं, कहने का मतलब है कि अब वो एक कंसेंटिंग एज में जो है वो एंटर कर चुकी हैं, तो अब यहाँ पे उनकी फ्री कंसेंट का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर मैरिज के साथ। हम ये जो आपका ऑप्शन है ये मेल के प्रॉस्पेक्ट से थोड़ा डिफरेंट है और फीमेल के प्रॉस्पेक्ट से थोड़ा डिफरेंट है। पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो मेल्स हैं उनके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब देखिए, जो मेल्स हैं जब वो मेजॉरिटी अटेन करते हैं, दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि वो रैटिफाई कर दें उस मैरिज को, कहने का मतलब है कि अगर वो उस मैरिज में रहना चाहते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट करें, अपनी रैटिफिकेशन दे दें। या फिर दूसरा ऑप्शन है उस मैरिज को रेप्यूडिएट करने का, उसको ख़त्म करने का। अब जो पहला ऑप्शन है मेल के पास, दैट इज़ रैटिफिकेशन ऑफ मैरिज, मैरिज को रैटिफाई करने का, किस मैरिज को? जो गार्डियन ने एंटर करी है उनके बिहाफ पे, उसको रैटिफाई करने के तीन ऑप्शंस जो है, तीन तरीके जो हैं वो अवेलेबल किए गए हैं टू अ मुस्लिम
मेल, राइट। फर्स्ट ऑप्शन इज पेमेंट ऑफ डावर, कि जो डार की अमाउंट है जिसको हम मेहर कहते हैं, अगर मेल जो है वो पे कर दे टू द वाइफ, दैट बेसिकली मीन्स कि उसने मैरिज को राटिफाई कर दिया है। दूसरा ऑप्शन है एक एक्सप्रेस डिक्लेरेशन जो है, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर वगैरह में मेल जो है एक एक्सप्रेस डिक्लेरेशन दे दे जिसमें वो स्पेसिफाई कर दे कि वो इस मैरिज के साथ कंटिन्यू करना चाहता है, इसको ख़त्म नहीं करना चाहता। तीसरा ऑप्शन है एक वैलिड कॉन्ज्यूमेशन, अगर मेल जो है वैलिडली कॉन्ज्यूमेट करता है अपनी मैरिज को, तो दैट इज़ ऑल्सो अमाउंट्स टू रैटिफिकेशन ऑफ द मैरिज। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो कॉन्ज्यूमेशन है वो वैलिड होने चाहिए। वैलिड कॉन्ज्यूमेशन का मतलब है दैट इट मस्ट बी विद द विल एंड विद द कंसेंट ऑफ योर वाइफ, अदरवाइज वो एक वैलिड कॉन्ज्यूमेशन नहीं माना जाएगा। ऑल राइट, सो ये तो 3 तरीके हैं रैटिफिकेशन करने के। हम जो मेल हैं उनके पास ऑप्शन है कि 15 से लेके 18 ईयर्स की एज तक जो है वो किसी भी टाइम पे जो है अपने मैरिज को रैटिफाई कर सकते हैं। अगर वो 18 साल की उम्र तक अपनी मैरिज को इन किसी भी 3 तरीक़ों के हिसाब से रैटिफाई नहीं करते हैं, तो उस केस में क्या होगा दैट वंस एज ऑफ 18 ईयर्स इज़ अटेन्ड, ऑटोमेटिक रेप्यूडिएशन हो जाएगा मैरिज का। कहने का मतलब है कि ऑटोमेटिकली जो है आपका मैरिज ख़त्म हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे द लॉ इज़ वेरी मच सिंपल। अगर आप चाहते हैं मैरिज को कंटिन्यू करना तो 18 साल की उम्र आने से पहले आप उसको रैटिफाई कर दें। नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी एक फ़ीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम जो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी जो है फ़ीमेल में वो 2 तरीके से डिवाइड की जा सकती है। जो ओल्ड मुस्लिम लॉ है उसके हिसाब से पहले वो ये कहते हैं कि एक सिचुएशन आती है जहाँ पे फ़ीमेल जो है उसकी मैरिज या तो उसके फादर या फिर जो है उसके ग्रैंड फादर ने की है। तो अगर मैरिज जो है फादर या फिर ग्रैंड फादर ने की गई है ऑफ अ फीमेल, तो उस केस में जो है मुस्लिम लॉ सेज दैट मैरिज को रेप्यूडिएट करने का, उसको ख़त्म करने का जो ऑप्शन है वो फ़ीमेल को हर एक सिचुएशन में अवेलेबल नहीं होगा। मुस्लिम लॉ ये कहता है कि अगर एक फ़ादर या फिर एक ग्रैंडफादर ने किसी भी फ़ीमेल को जो है एक मैरिज में दिया है, राइट, और जो आपका हस्बैंड है, जो माइनर हस्बैंड है, ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन, वो साउंड माइंड का है, मैरिज में जो है कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, कोई उसमें जो है आपका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा है, कंप्लीट जो इंटरेस्ट है बेनिफिट ऑफ द फीमेल ही है, तो उस केस में फ़ीमेल को कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा टू रेप्यूडिएट हर मैरिज। कहने का मतलब है कि अगर जो आपकी मैरिज है वो फादर या फिर ग्रैंडफादर के द्वारा की जाती है, तो उस केस में जो मुस्लिम फीमेल है ओनली इन एक्सेप्शनल एंड सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस वो अलाउड होती है अपने मैरिज को रेप्यूडिएट करने के लिए। अब वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्या हैं, वो ये हैं कि फ़ीमेल को ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी कि जो उनके गार्डियन हैं, दैट इज़ जो फादर या फिर ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने फ्रॉडुलेंटली या फिर नेग्लिजेंटली एक्ट किया है, राइट, उन्होंने कुछ फ्रॉड किया है, उनका खुद का कोई पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व था उस मैरिज में, या फिर जो आपका माइनर हस्बैंड है वो ल्यूनाटिक है, वो अनसाउंड माइंड का है, वो सही इंसान नहीं है, या फिर जो मैरिज है दैट इज़ कम्प्लीटली एक डेट्रीमेंटल है टुवर्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ द फीमेल। तो अगर फीमेल जो है इस चीज़ को प्रूव कर देती है, फिर ही उसके पास राइट है, ये ऑप्शन अवेलेबल है टू रेप्यूडिएट हर मैरिज। ये आ गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, इम्पॉर्टेंट है कि जो उसकी ये जो ऑप्शन है रेप्यूडिएशन का, ये फ़ीमेल एक्सरसाइज करेगी बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी जब वो 15 साल की होती है, दैट इज़ उसकी प्यूबर्टी आ गई है, वो मेजर हो गई है, वहाँ से लेके जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती, इन 3 साल में ही जो है 15 to 18 ईयर्स वो अपनी मैरिज को रेप्यूडिएट कर सकती है। अगर 18 साल की उम्र होने तक एक फ़ीमेल जो है वो अपनी मैरिज को रेप्यूडिएट नहीं करती है, तो उस केस में फिर ये जो ऑप्शन ऑफ रेप्यूडिएशन है, अपनी मैरिज को ख़त्म करने का जो ऑप्शन है, वो फीमेल के पास नहीं रहता। आई रिपीट, ख़त्म हो जाता है, नहीं रहता। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर फीमेल जो अपनी शादी को रेप्यूडिएट करना चाहती है, सबसे पहले तो वो ये प्रूव करे कि फ्रॉड हुआ है या फिर नेग्लिजेंटली एक्ट किया गया है उसके गार्डियंस के द्वारा, और दूसरी चीज़ जो है 18 साल होने से पहले पहले जो है वो इस पर्टिकुलर मैरिज
को जो है वो ख़त्म कर दे और मैरिज कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई होनी चाहिए 15 से 18 साल के बाद। कॉन्ज्यूमेशन नहीं हुआ होना चाहिए मेजॉरिटी अटेन करने के बाद। मेजॉरिटी अटेन करने से पहले कॉन्ज्यूमेशन हुआ है नहीं हुआ है वो यहाँ पे वैलिड नहीं है। ऑलराइट, दूसरी कैटेगरी आती है कि अगर फीमेल को जो मैरिज में दिया गया है वो किसी और गार्डियन ने दिया है, जो हमने लिस्ट डिस्कस करी थी उसमें से फादर और ग्रैंडफादर को छोड़ के अगर कोई और गार्डियन जो है, रिलेटिव जो है, फीमेल को शादी में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, तो उस केस में सिर्फ 2 ही यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई करेंगी, दैट आफ्टर शी अटेन्स 15 और 18 साल की उम्र ऑब्टेन करने से पहले उसको अपने मैरिज को रेप्यूडिएट करना है। राइट, इसमें जो एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं उसको प्रूव करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारे पास प्रोविज़न था ओल्ड लॉ का। अब हम डिस्कस करते हैं कि न्यू लॉ जो है अब क्या इसमें चेंजेस आए हैं। जो आपका मुस्लिम लॉ है इसमें डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट आया था इन 1939। अब ये जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है, ये एक्ट में कुछ ग्राउंड स्पेसिफाइड हैं जिसके बेसिस पे जो वाइफ है, सिर्फ जो फीमेल है, वो इंटाइटल्ड है डाइवोर्स ऑब्टेन करने का फ्रॉम ओके हर हस्बैंड। और इसी एक्ट का सेक्शन 2 का जो क्लॉज 7 है वो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी के बारे में ही बात करता है। सेक्शन 2 क्लॉज 7 इस पर्टिकुलर एक्ट का ये कहता है कि अगर एक फ़ीमेल जो है व्हेन शी वॉज अ माइनर, जब वो माइनर थी तब उसको शादी में दिया गया है बाय अ गार्डियन, तो जब वो अपनी मेजॉरिटी अटेन करती है तो वो कोर्ट में सूट फाइल कर सकती है कि आई वांट टू ऑब्टेन डाइवोर्स फ्रॉम माय हस्बैंड और मैं इस शादी को ख़त्म करना चाहती हूँ। ठीक है, सो जो ओल्ड लॉ के हिसाब से पहले ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी एक फ़ीमेल को अपने पर्सनल लेवल पे अवेलेबल था, 1939 के एक्ट के बाद वही ऑप्शन जो है अब उसी फीमेल को एक कोर्ट की डिक्री के फॉर्म में अवेलेबल करवा दिया गया है। ठीक है, सो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी अभी भी अवेलेबल है, लेकिन अब उसकी जो ये कहते हैं ना, उसकी जो शेप है, जो उसकी नेचर है वो थोड़ी चेंज हो गई है। राइट, तो अब अगर फीमेल को जो है डाइवोर्स ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी एक्सरसाइज करना है तो वो कोर्ट में जाएगी और सेक्शन 2 क्लॉज 7 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत उसको यूज़ करके वो सूट फाइल करेगी और डाइवोर्स की डिक्री ऑब्टेन करेगी इसी ग्राउंड के ऊपर। राइट, अब इसके साथ जो पहले रिक्वायरमेंट थी कि आपको फ्रॉड या फिर नेग्लिजेंस प्रूव करनी है अपने फादर या फिर ग्रैंडफादर की, वो रिक्वायरमेंट कम्प्लीटली ख़त्म हो गई है। अब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अब आपको कोई भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। येस, वन कंडीशन इज़ देयर कि मैरिज जो है वो कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई होनी चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप मुस्लिम लॉ पढ़ते हैं तो उसमें जो कॉन्ज्यूमेशन का कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कॉन्ज्यूमेशन एक मैरिज में हुई है या फिर मैरिज जो है वो कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई है, इस पर्टिकुलर फैक्टर के ऊपर ना बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सो ऑलवेज बी केयरफुल जब आप मुस्लिम लॉ को पढ़ते हैं। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट है कॉन्ज्यूमेशन ऑफ मैरिज शुड नॉट हैव टेकन प्लेस। और यहाँ पे जो कॉन्ज्यूमेशन की बात हो रही है वो मेजॉरिटी अटेन करने के बाद की हो रही है। ऑलवेज रिमेंबर, नॉट बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी, उसका कुछ लेना देना नहीं है। और दूसरी बात है कि जहाँ पे भी कॉन्ज्यूमेशन होती है वो एक वैलिड कॉन्ज्यूमेशन होनी चाहिए। वैलिड कॉन्ज्यूमेशन का मतलब है कि ऑब्वियसली मेजॉरिटी अटेन करने के बाद होनी चाहिए और वो फीमेल की विल और उसकी कंसेंट के साथ होनी चाहिए। अगर फीमेल की विल या फिर उसकी कंसेंट के बिना मैरिज कॉन्ज्यूमेट होती है तो वो एक वैलिड कॉन्ज्यूमेशन कंसिडर नहीं किया जाता है। तो ये हमारे पास था अबाउट कि माइनर को जो है मुस्लिम लॉ के अंडर कैसे आप एक कॉन्ट्रैक्ट करके आप शादी कर सकते हैं और क्या उस शादी की वैलिडिटी है और कैसे उसकी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। लास्ट में एक और बात आती है दैट इन 1929 एक एक्ट पास हुआ था विच वॉज चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, और प्रेजेंटली जो है इस एक्ट को कहा जाता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006। अब हुआ ये था कि ये जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट आने के बाद जो स्टेटस ऑफ चाइल्ड मैरिज है दैट हैज़ नाउ चेंज्ड। जितनी भी आपकी चाइल्ड मैरिजेस होती हैं विच बेसिकली मीन्स माइनर की मैरिजेस होती हैं, दे आर ऑलवेज वॉइडेबल मैरिजेस। ओके, सो अभी हमने स्टडी किया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से, ओल्ड लॉ के हिसाब से एक माइनर की जो शादी होती है जो उसके गार्डियन के
थ्रू की जाती है वो कम्प्लीटली वैलिड होती है। तो एट प्रेजेंट ऑल्सो जो जबर का कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो माइनर है उसकी शादी एक गार्डियन डेफिनेटली कर सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आपका स्टेटस ऑफ मैरिज है वो चेंज हो गया है, अब वो वॉइडेबल मैरिज की कैटेगरी में जो है वो फॉल कर जाएगा। कॉन्सेप्ट सेम टू सेम एग्जैक्टली वही अप्लाई करेगा कि कौन से गार्डियंस हैं, लिस्ट फॉलो करना है, क्या आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है रैटिफाई करने के, रेप्यूडिएट करने के, बस नेचर ऑफ मैरिज जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। ऑल्सो अब ये वॉइडेबल मैरिज है, कहने का मतलब है कि जब तक इस मैरिज को अनल नहीं करवाया जाता ये एक वैलिड मैरिज रहेगी। सो अब मेल और फीमेल जो माइनर हैं, वाइफ और हस्बैंड, दोनों के पास ऑप्शन है कि वो इस मैरिज को जो है वो रेप्यूडिएट कर सकते हैं चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट या प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट को यूज़ करके। सो दिस वाज ऑल अबाउट a minor getting married under Muslim law. If you have any kind of doubts, then you can definitely ask in the comment section below, or you can also message me on my Instagram. The link for the same will be given in the description box below. And if you like this video, then do share it with others, subscribe to my channel, and also hit the like button and also press the bell icon for notification. Thank you.